इंतसाब नाइट only on INN News। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं इंतसाब नाइट थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ INN न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खुदर। ख़वातीन व हज़रात, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा अलमिया परेशानी या फिर मुश्किल काम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट को लाना है, क्योंकि इंसान को डस रहा है और सांप कहीं दूर बैठा हंस रहा है। अपनों के डसे हुए लोग हंसना भूल चुके हैं। इसी काम के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर उनको बोला जाए कि वो कॉमेडी के फिलोसफर हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर ये बोला जाए कि उन्होंने कॉमेडी में PhD कर रखी है तो भी ये बात गलत नहीं होगी। कॉमेडी की तो करोड़ों दिलों पे राज किया। जब राइटर बने, स्पेक्टाकुलर राइटर, डायरेक्शन दी, फैंटाबुलस डायरेक्शन, और जब एक्टिंग की तो जरा धज्जियां ही उड़ा दी। ख़वातीन व हज़रात, इंतसाब नाइट में खुशामदीद कहता हूँ नसीम विकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हमारे साथी जो मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सिर्फ 7 साल की उम्र से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस। उसके बाद ये के बाद दीगरे उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में दी। उसके बाद उन्होंने स्टेज को ज्वाइन किया, थिएटर को ज्वाइन किया। करोड़ों दिलों की धड़कन है वो, द टाइमलेस ब्यूटी, द गॉर्जियस किंग, द गॉर्जियस क्वीन, खुशबू खान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। मैम, यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ को फेसेस किए हम लोगों ने और बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत के बाद आज आप लोगों के साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच मैम, इट्स रियल ऑनर फॉर मी कि आप दोनों जो हैं इस शो के अंदर मौजूद हैं। थैंक यू। बहुत ऑनर की बात है। अच्छा नसीम पाजी, आपसे एक बात मैंने ये पूछनी थी। स्टार्ट अगर हम करें बचपन से, मैं आपसे पूछूं आप बचपन में कैसे थे, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि मैं छोटा सा था, क्योंकि मैं पहले आपका जवाब सुन चुका हूँ। लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे आपके मैट्रिकुलेशन से। आपने मैट्रिक किया फैसलाबाद से जी, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल से, राइट? ऐसी बात है सर। मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू रखा किसी कॉलेज में, या मतलब आप फॉर्मडी में आ चुके थे? नहीं, मैंने गवर्नमेंट सन्नाबाद कॉलेज से FA किया, फिर 3rd ईयर में मैं वहाँ पर 1 साल में किया, 3rd ईयर मेरी क्लियर हुई। उसके बाद मैंने अपना BA की जब एग्ज़ाम देने थे उस वक्त फिर मेरा जो था वो इस थिएटर की बस को हाथ पड़ गया था। तो मैं जब जाके बैठा तो ड्राइवर वाली साल की सीट मिली। अच्छा। उसके बाद उतरना मुश्किल हो गया। हालांकि सर आपने बड़ी मुश्किलात फेस की, लाइक फैमिली की कोऑर्डिनेशन स्टार्ट पे आपके साथ नहीं थी। मैंने मतलब इस चीज़ को कहीं पढ़ा है कि आपकी वालिदा इस चीज़ के बड़े एंटी थी। जी, कि मतलब वो नहीं चाह रही थी कि आप इस फील्ड में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी वालिदा जो थी अल्लाह उनको जन्नत में जगह मुकाम अता फरमाए, वो मतलब टेलीविजन देखने के भी हक में नहीं होती थी। तो हमने कभी TV लगाना या VCR करा के ला के तो फिल्म देखनी, तो उनका रिएक्शन जो होता था वो बड़ा ख़तरनाक होता था। तो ऐसे लगता था जैसे मौला जा टार गया। तो अब्बू स्पोर्टेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट करते थे वो। तो उनकी स्पोर्ट की वजह से ही मैं मतलब पहले 2-3 साल जो थे उसमें रहा हूँ। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि माँ चूँकि मेरे साथ बहुत टची थी, मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि अब आप ये काम कर लो। जब उन्होंने इजाज़त दे दी, फिर 1 साल के बाद मैं खुद डिसाइड हो गया। मेरे डिसाइड होने के बाद फिर मेरी माँ ने कहा कि अब तुझे मैंने इजाज़त दी है, तुझे ये काम करना। मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं था जब मैं शुरू में आया। उसकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि मैं एक दफ़ा एक रिहर्सल कर रहा था, तो मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे, तो सीनियर में उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरी तरफ देख के हंस रहे थे और उन्होंने हंसते हंसते ये कहा कि विकी एक्टिंग में भी चीज़ होती है, दुनिया चुपता लगे करो आगे। मुझे वो बात बहुत फील हुई, तो उसके बाद मैंने घर जाकर फैसला किया कि मुझे ये काम नहीं करना। अच्छा, उस बात से की वजह से आप डिसाइड हो गए थे? डिसाइड हो गया, मैंने नहीं करनी कॉमेडी। मुझे भी पता लग गया था कि बाकी बातों को ठीक कर रहे हैं, जो अदाकारी वो कह रहे हैं वो मुझसे हो ही नहीं। सर आप बड़ा स्पीडी बोलते थे, आई थिंक इस वजह से शायद उन्होंने एक बोला था। स्पीडी बोलता था, दूसरा बात के अंदर एक्सप्रेशन नहीं था। अच्छा। एक फैसलाबाद में जो एक हमारा स्टाइल है ना कि स्पीड में बोलते रहना, बहुत जल्दी समझ नहीं आती। उस वक्त मेरी इतनी स्पीड होती थी, मुझे रौनकी साहब ने, पप्पू सम्राट साहब ने और बड़े सीनियर्स ने कहा कि आपकी हर बात लाफ्टर होती है, अगर आप इनको तरतीब में ले आओ, आहिस्ता बोलना शुरू करो तो आपकी सारी लाफ्टर क्लैप है। आप ये करते हो 10 बातें ज़ाया कर देते हो, 2-3 आपकी सिर्फ आपकी स्पीड की वजह से। स्पीड की वजह से।
तो वो चूँकि एक आदत होती है, मैं चूँकि मतलब एक्टर था ही नहीं और हमारे ख़ानदान में भी कोई नहीं था, ना सीखा हुआ था, ना कोई एक्सप्रेशन आता था इस बात का। तो उसमें फिर मैंने जाकर अपनी जब बदल को कहा कि मुझे ये काम नहीं करना, तो मेरी माँ ने कहा नहीं अब तुम्हें यही करना है। इसके बाद फिर उन्होंने आपको दुआ भी दी थी? फिर वो एक अलग दुआ थी। अच्छा। वो दुआ ये थी कि मैं अपनी बड़ी बहन और मेरी अम्मी, हम दोनों तीनों छत पर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि मैंने कल से नहीं करना, कुछ और काम करते हैं। अम्मी कहती क्यों? मैंने कहा बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा बातें आती हैं, मेरे पास तो उतना एक्सप्रेशन नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि पंजाबी में कहा, कहती पप्पू, पप्पू कहती है मुझे। अच्छा, निकनेम पप्पू है? हाँ, तो पप्पू देखी तू इंडिया जाके सिखाया गया। मैं क्या अम्मी दुआ दी होने की समझ आई। आपकी बहन और आप इस बात पे बड़ा कहता लगा के हंसे थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कॉमेडी नौटंकी थिएटर कलर टीवी के ऊपर कर रहा था। मैं उस प्रोग्राम का राइटर भी था और डायरेक्टर भी। सर आई थिंक उस प्रोग्राम में उनकी अच्छी खासी बड़ी कास्ट थी। शक्ति कपूर साहब थे, रंजीत साहब थे और राघवन पांडे साहब थे, कामिया पंजाबी थी, राकेश था। तो आई थिंक वो 4 से 5 किस्तें उसकी मैक्सिमम चली होंगी, उसके बाद स्टॉप हो गया था वो शो। नहीं, उसकी 62 एपिसोड चले थे सर। 4-5 किस्तों के बाद आपको उन्होंने बुला लिया था। 5 एपिसोड के बाद, चौथे एपिसोड के बाद मैं चला गया था। आप चले गए थे, फिर आप स्क्रिप्ट राइटर बने इस शो के और फिर आपने डायरेक्ट भी किया उस शो को। अच्छा, तो मुझे बताया कि अच्छे खासे थे आप क्रिकेट में। एक मैच के अंदर आप 100 स्कोर इजीली बना लेते थे, 4 विकेटें भी उड़ा देते थे, ऐसी बात है सर? तो सर क्यों कबड्डी ज्वाइन की थी? देखिए उसके पैसे नहीं मिलते थे, इसके पैसे मिलते कहते आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे बड़ी बात तो कोई भी नहीं होती। अंदर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर साइबर की जानी मूव करता हूँ। आपको हमने बाकायदा स्क्रीन पे देखा 1997 में फैमिली फ्रंट एक ड्रामा था जिसमें सबा हमीद साहिबा थी और वसीम अब्बास साहब थे। उसमें आप मतलब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपीयरेंस वहीं पे थी, लेकिन आपकी जो ईयर्स ऑफ एक्टिवेशन है कॉमेडी की वो 1991 में किया। तो बाकी की जो पहले 7 साल थे वो कहाँ पे थे आप? मतलब थिएटर कर रहे थे या मतलब कहाँ पे थे आप? बेसिक मैं थिएटर के लिए आया था, टेलीविजन का तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसमें हुआ ये कि नबील मेरे लाइक ब्रदर नबील कुरैशी साहब, नबील हमारे फैसलाबाद वाले बुलबुल, वो हम दोनों एक ही फ्लैट में रहे तकरीबन 5 साल, हमारा एक ही रूम के अंदर, दोनों मेरे बड़े भाई है वो। तो उन्होंने मुझे कॉल की 94 में, ठीक है, जब मेरा चल रहा था, तो मेरे घर पे फ़ोन किया कि लाहौर आओ, मुझे तुमसे काम है। मैं अगले दिन लाहौर चला गया। मुन्नू भाई का एक सीरियल था ज़रूरत के नाम से, बिल्कुल, उसका पहला जो अपना डायरेक्टर थे वो थे उस्मान जुल्फ़िकार। उस्मान जुल्फ़िकार का पहला प्रोजेक्ट था एज डायरेक्टर। राइटर मुन्नू भाई थे। मारिया वास्ती को उसमें ब्रेक मिली, काशा महमूद को उसमें ब्रेक मिली, अच्छा, मुझे उसमें ब्रेक मिली। क्या बात है। और उसमें कास्ट जो थी जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, उसमें आरा तालिब साहब थे और सबिया खान साहब थी, बड़ा नाम, और मोहम्मद अली साहब, बड़ा नाम। मारिया वास्ती मेरे पेयर में थी, वीरा हाशमी थी काशा महमूद के साथ। हम सबका ये पहला ड्रामा था। उस ड्रामे में मुझे लगता था कि अभी बाहर निकलूंगा तो बहुत ज़्यादा मशहूरी हो जाएगी, लोग पहचानना शुरू हो जाएगी। उसके 6-7 एपिसोड भी चल गए। वो ड्रामे वाले कपड़े पहन के भी बाहर फिरता था, किसी में चलना। फिर उसके बाद वो फैमिली फ्रंट में आप आए। अच्छा सर, उसमें आपने बड़ी धमाकेदार एक एंट्री मारी और जो मेन उसकी मुझे बात याद है कि 2000 में आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था पीटीवी की जानिब से। पीटीवी अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का फैमिली फ्रंट की वजह से। हालांकि उसमें सबा हमीद साहिबा थी, वसीम अब्बास साहिब थे, इन महान अदाकारों के बीच में से अवार्ड खींच के निकालना बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। आप उस मतलब इतनी बड़ी कास्ट में से अवार्ड को खींच के लाना, मतलब क्या फीलिंग्स क्या थी आपकी जब आपको वो अवार्ड मिला फैमिली फ्रंट से? असल में ये जो वर्ड है कि खींच के लाना, मतलब ये तो मेरे बस की बात नहीं थी। उस ड्रामे की जो सबसे खूबसूरत बात थी, उसमें मेरे जो टीचर हैं वसीम अब्बास साहब, जिनसे मैंने बहुत सीखा, और सबा परवेज साहिबा, उन्होंने मुझे इतना को गाइड किया। असल में मुझे समझ आनी शुरू तब हुई थी जब मैंने फैमिली फ्रंट किया। ठीक है। जब मेरा सारा सीन होता था सबा हमीद साहबा के साथ, तो वो क्या करती थी, मुझे चीज़ का, उस डायलॉग का, उस लाइन का एक्सप्रेशन बताती थी और साथ उसका मकसद समझाती थी। डॉक्टर साहब ने एक लाइन लिखी थी, बिछाना नहीं बिछाना, मौला खुश रखकर कोई नहीं बिछाता, अल्लाह ने जरी बड़ी दी।
तो मैं आगे करता था, किसी को मैं कहता अस्सलाम वालेकुम, बिछाना नहीं बिछाना, हमारा गुजरे को कोई भी नहीं बिछाता, अल्लाह ने इज्जत बड़ी दी है। तो मुझे उन्होंने कहा कि टिक की बात सुनो, अब ये जो लाइन है तुम उसको फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइटर ने कैसे लिखी, तो कैसे लिखी, कहती वो कह रहे पहचाना, बीच में मुझे बहुत मैं कहूँगी नहीं पहचाना, मेरे को कहूँगी नहीं, फिर आपने कहना शुक्र है, मौला खुश रखे, कोई भी नहीं जानता, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तुम 2 नंबर आदमी हो, तुमने कहना कि शुक्र है नहीं पहचाना गया, पहचाना जाता तो पकड़ा जाता, ठीक है, मौला ने इज्जत बड़ी दी है, इज्जत की इज्जत मिली है, पहचाना नहीं जा, फिर मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम, पहचाना नहीं पहचाना, मौला को पहचान कोई भी नहीं पहचानता, अल्लाह ने इज्जत बड़ी दी। क्या बात है सर, क्या बात, बिल्कुल सेम अदायगी थी आपकी वहाँ पे। सर पहले एपिसोड में आप वो फेक डिग्रीज बनाते थे। हाँ जी सर वो मतलब किस तरह से बना लेते थे आप? देखिए वो तो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब डॉक्टर साहब मतलब वैसे राइटर हैं जो मेरे मतलब वन ऑफ द फेवरेट हैं, मतलब लाइन लिखते हैं उसके अंदर एक पीछे दुनिया होती है, उसके पीछे एक जान होती है, सिर्फ कॉमेडी नहीं लिखते, कॉमेडी की वो एक थ्योरी लिखते हैं कि जब आप मतलब एक बात मज़ा वाली है लेकिन जब उसको आप फील करना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें तो आपको मज़ा आ जाता है। वो कहते हैं कि गुजरांवाले के जो बंदे हैं ना खाने के इतने शौकीन होते हैं कि गाड़ी भी लें तो यही कहते हैं बड़ी मज़ेदार बेटी। कहते जी बच्चों के बारे में ना उन्होंने एक लाइन लिखी थी, वो मैंने ही बोली थी कि बीबी जी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनका जो मसला होता है बड़े होता है। बड़ी बड़ी अच्छी लाइन बोली। अच्छा सर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई, राइट? ये नहीं 10 अगस्त। अच्छा तो ये मतलब फेक है वहाँ पे? वहाँ पर गूगल विकिपीडिया में मतलब जो वहाँ पे थी और वो 18 जुलाई थी। मैम आपकी 24 जून ही है? नहीं 24 जून है, जैसे कि अभी आपने लिखी उसका बात की है पीडिया का, तो वहाँ पे मेरी एज जो लिखी हुई है, कैन यू इमेजिन 65 years old। नो मैम मेरे अपने आईडी के ऊपर भी नहीं है, तो अभी उनकी नॉलेज यहाँ तक है कि वो यहाँ तक जिसको दुनिया मानती है गूगल को, तो आप मुझे बताइए मेरे बाप की भी 65 नहीं है जो उन्होंने मेरी बाप एज लिखी है। हमें पता है आपकी इतनी नहीं, बट उसकी वजह से बड़े लोग तो वही समझते हैं ना कि विकिपीडिया को कोई झूठला नहीं सकता कि वो एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड ग्लोबल एक चीज है गूगल, तो उसके ऊपर अगर आपको अगर नॉलेज नहीं है तो उसके बाद क्या रह जाता है? क्या मुझे 65 years old का वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे अकाउंट बने होते हैं विकिपीडिया पे ना, आपके original तो कोई भी बंदा उठा के उसको एडिट कर देता है, ये चीज होती है। लेकिन आपके फैंस तो जानते हैं दैट यू आर टाइमलेस ब्यूटी। नो, जब मुझे कमेंट्स किया जाता है ना तो वो मुझे उससे रिलेट करके करते हैं। 50 साल की हो गई, 55 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, मैं अच्छा मुझे किसी ने ना आज से कुछ अर्सा पहले बोला कि आपकी विकी उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आपकी एज इतनी आ रही है, तो मैंने उसमें बॉदर नहीं किया। दैट्स व्हाई कि मुझे पता था कि मैं कितनी हूँ, तो मैंने बॉदर नहीं किया। अब आगे जब मुझे ना कुछ थोड़ा सा मेरा 3 साल से फेसबुक मेरा हैक हो चुका हुआ है। अच्छा, तो 3 साल से जब मेरा वो हैक हुआ है तो मैं इतना करती नहीं। हम एक्ट्रेस की भी है तो डेफिनेट एक्ट्रेस हुए तो होते हैं, उनके होते एक्टरों के तो होते हैं कि उनके ऊपर जो व्यूज आने होते हैं, जो चीजें आनी होती हैं, हमें इन चीजों का नहीं पता। मैम ये कौन करवाता है? वो जेलसी लेवल नहीं, ये जो मेरे वाला हैक हुआ है उसके अंदर तो प्रॉब्लम ये था कि कोई मेरा फैन था, तो मैंने इसको शुरू में इतना वो नहीं किया क्योंकि हम लोग टिकटॉक की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गए। 18-19 में मैं टिकटॉक की तरफ थोड़ा कर गई, तो वो पोस्ट मेरी लगती रहती थी, तो मैंने फेसबुक को इतना वो नहीं किया, प्रेफर नहीं किया। तो मैंने वो जब देखा कि मुझे किसी ने बोला कि वहाँ पे कुछ पोस्ट बड़ी चीप सी लग रही हैं, तो मैंने कहा यार मैं तो यूज़ ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो मुझे पता नहीं, मुझे ये पता है कि कोई उसको रन कर रहा है, बट मुझे नहीं पता कि वो कौन कर रहा है। तो उस लड़के को मैं भी नहीं जानती, तो कोई वो पठान है कौन है, आई डोंट नो कि कौन है। तो मुझे जब लगा कि मुझे 2, 4, 5, 6 लोगों ने जो मेरे अपने बहुत खास थे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम किस तरह की पोस्ट लगा रही हो। मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा फेसबुक के ऊपर। तो मैंने कहा मैं तो फेसबुक चला ही नहीं रही, मेरे तो 3 साल से कोई और चला रहा है फेसबुक, मुझे तो यूज नहीं करना। जब उसके ऊपर मैंने कमेंट किया कि दिस इज माय रियल आईडी, तो जितनी भी अदर आईडीज हैं वो टोटल फेक। तो उस लड़के ने फौरन ही मुझे ब्लॉक करके और मेरा सारा जो कुछ था अपने उसने करके मुझे ब्लॉक करा दिया। अब जब उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी आईडी ये वो फला स्टिल अभी तक वो प्रोसेस में ही चल रही है। तो उसको मैंने पुरसू नहीं किया क्योंकि मैं रिकवर नहीं हुआ, अभी तक रिकवर नहीं हुआ।
तो क्योंकि उनकी वहाँ पे जो विकिपीडिया पे जो मेरी एज के हिसाब से वो आईडी कार्ड के हिसाब से बहुत डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है ना, 20 साल का डिफरेंस है, 20, 30, 25 साल का। तो वो कह रहे कि वो ओरिजिनल है, आप झूठ है। तो मैंने कहा मैं इसकी तरफ इतना फोकस करती नहीं, क्योंकि और इतने ज़्यादा ऐप्स आ चुके हुए हैं, हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं ना, हमें कोई अर्निंग का वो है कि हमें कैसे अर्न करना है, वो भी हमारा नहीं है। हम जस्ट शौक की खातिर अपना टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया या लाइकी, जो भी जितने भी ऐप्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जो नया जदीद आता जा रहा है हम उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। तो फेसबुक तो बहुत ओल्ड हो चुका हुआ है, तो दैट्स वाई मैंने कहा नहीं। देखो यहाँ पर एक वो बात कहते हैं ना जी कि कुछ चीज़ें सीखने के लिए, हासिल करने के लिए बुजुर्गों के पास बैठना पड़ता है। तो कितने गूगल गलत काम भी कर देता है, बुजुर्ग नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ सब बड़ी नोट किया, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी मतलब मजे की है। आप मतलब कब से इकट्ठे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में? 17-16 साल हो गए, 17 साल हो गए, तकरीबन 18 साल हो गए। मुझे खुशबू का पहला ड्रामा मेरे साथ था। अच्छा, हाँ, स्टेज का पहली डायरेक्शन ही मेरी थी, और उसमें बहुत डरी हुई थी कि मैं जो थिएटर नहीं आता करना, मैं कैसे कर पाऊंगी। बहुत ज्यादा। लेकिन सर ये ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी थी, एंटर हो चुकी थी, लेकिन थिएटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। देखिए जब सूर्या इस फील्ड में आई है थिएटर में, आई नो, हाँ जी, तो उस वक्त जो अपना फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इसका जो इमेज था वो एक बहुत खूबसूरत लड़की का इमेज था। ये भी है फिल्म जो है, देखिए जब शुरू में आते ना, उस वक्त आप खूबसूरत ना भी होना, वही प्रेशर काफी होता है। बिल्कुल ठीक है, आपके आने का जो होता है, तो उस वक्त ये मतलब एक अपने टाइम के ऊपर पीक पे थी, तो फैसला करवाया गया कि आप थिएटर करेंगे। डरी हुई थी, मैं थिएटर करूँगी, पता नहीं कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो मैंने इसको बड़ा हौसला दिया। मैंने कहा आप नहीं करो, हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा करेंगे। पहला ड्रामा था हमारा कहीं प्यार न हो जाए, तो उसमें फिर जब परफॉर्म किया सूर्या ने, वो एक ड्रामे के बाद फिर दूसरे ड्रामे में खुशबू ने हाथ नहीं रखने दिया। क्या बात, बिल्कुल ऐसी बात। मैम अगर बोला जाए कि आप इस टाइम स्टेज क्वीन है, तो ये बात गलत नहीं होगी। एंड ये मैं बात दिल से कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं स्क्रिप्ट लिखी हुई है चीज़ों के बाद, दिल से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा मैम ये बताइए कि आप जिस एरिया में रह रही हैं वहाँ से बहुत से कलाकार, बहुत से सिंगर्स, बहुत से एक्टर्स निकले, इज इट ट्रू? क्या ये बात बिल्कुल ट्रू है मैम? 2-3 नाम बताएं मैंने। लाइक नरगिस, दीदार, रूप, नारी, और उसके बाद मतलब कि मैं इतने नाम हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वहाँ से कितने स्टार्स निकले। कौन सा एरिया है जहाँ से अभी जो हमारे कोरियोग्राफर हैं इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 निगाह हुसैन, वो वहाँ से हैं, और जो डिज़ाइनर हैं हमारे बाबूजी, बाबू कलेक्शन, वो वहाँ से हैं। मतलब कि आप देखें कि पौनी इंडस्ट्री जो कि वो उस साइड से आई हुई है, जहाँ पे हम लोग बचपन हम लोगों ने रहा है, तो वहाँ से समझ लें कि वो एक स्टार मेकर्स एरिया है। बिल्कुल ऐसी बात है जो नाम बता रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा मैम आपने 2004 में मतलब आपने डिसीजन लिया आपने शादी करनी है, तो आपने की शादी? जी शादी की, सारी बातें की। I want to ask मैम क्यों? मेरी बर्थडे थी 24 को, उससे 15-20 दिन पहले, जैसे कि सबको मालूम है कि मेरी अरबाज जी से, जहाँ तक मुझे याद है आपने 2 फिल्में सिर्फ की थी शादी से पहले अरबाज सर के साथ। हाँ जी। एक जो फिल्म आपको मतलब एक्सट्रीम लेवल पे लेके गई थी, वो वाली पहली फिल्म जो आपको एक्सट्रीम लेवल पे लेके गई थी, वो आपकी अरबाज सर के साथ थी, दिल किसी का दोस्त नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। उसके बाद एक और मूवी की थी, उसके बाद हमने 3-4 फिल्में की हैं, मतलब ज्यादा नहीं हमने इकट्ठी फिल्में की, लेकिन 3-4 फिल्में इकट्ठी हम लोगों ने की हैं, लेकिन रहते हैं साथ में। सवाल फिर वहीं पे क्यों? बिकॉज कि मेरी बर्थडे थी 24 जून को, और मैंने उनसे बोला जो मतलब फिर रूटीन में कि मुझे ना बर्थडे पे गिफ्ट क्या देंगे आप, तो ही सेड कि मैं शादी करूँगा। तो आई एम शॉक्ड कि 10 दिन 20 दिन रह गए हैं, तो 20 दिन में हम शादी कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं शादी करनी है तो मैंने तुम्हारी बर्थडे वाले दिन करनी है। मैंने कहा ओके। तो वहाँ से हम लोगों ने, क्योंकि अफेयर तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था, और दूसरों पठान थे, अड़गे थे बात पे। नहीं मैं बहुत बड़ी जिद्दी हूँ, कैंसेरियन हूँ, बहुत बड़ी जिद्दी हूँ। नो डाउट बहुत जिद्दी थे। ठीक है मैम, फर्दर कंटिन्यू। जी ये था कि वो फिर उन्होंने वो गिफ्ट की सूरत में मुझे शादी का तोहफा दिया। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह अभी तक आप दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह से खुश रखें।
अच्छा मैम, दूसरी बात ये थी कि आपने एक मूवी की थी जो आपकी फर्स्ट मूवी थी, माँ बनी दुल्हन, बचपन की मूवी थी, आपका सपोर्टिंग रोल था। उस मूवी की स्टोरी क्या है? सपोर्टिंग नहीं कहा जाएगा, वो तो एक मतलब चाइल्ड है, बच्ची है। अच्छा मैम, आपको स्टोरी का तो पता होगा। जी। माँ बनी दुल्हन कितना अजीब सा मतलब कॉन्सेप्ट है कि मतलब माँ दुल्हन बननी थी या बच्चों ने फोर्स किया कि माँ आप तो शादी कर लो? क्या उसकी स्टोरी थी क्या? एक्चुअली बाबरा शेख जी जो कि हमारी इस वक्त भी क्वीन है और Queen है। दिनों पे राज करती है। इस्माइल शाह साहब के साथ में। जी, इस्माइल शाह जी अल्लाह उनको जन्नत उनको अता करे और उनको जन्नतों में उनका घर करे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट थे और मतलब कि दुनिया को देखने को तरसती थी, तो वो मेरे उस वक्त में बाप बने थे और बाबरा जी मेरी माँ बनी थी। तो ये होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं अपने बाप को मिलने के लिए और वैन के अंदर, तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तो जब ब्लास्ट हो जाता है तो माँ अलग हो जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, बच्चे अलग हो जाते हैं, बच्चे बिछड़ जाते हैं, बाप का पता ही नहीं होता किधर है किधर नहीं है। तो बाबरा जी की याददाश्त नहीं आती वापस, तो वो तारिक साहब थे इसमें जो तारिक अजीज साहब वो थे, तो विलन का रोल प्ले कर रहे थे इसमें। तो वो उनके साथ चला जाता, तो अपने घर ले जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते इतनी खूबसूरत है, तो वो उनको ले जाते हैं, तो उनकी याददाश्त वापस नहीं लाते, उनको वो अपनी शादी की तरफ माइल करते हैं। तो जब वो माइल कर रहे होते हैं तो उसमें था कि वो एंड के ऊपर दुल्हन बनती है, तो उससे पहले था कि वो बच्चों के लिए एक लोरी गाती है। हम लोग 2-3 दिन से भूखे होते हैं, तो वो हमें लोरी सुना के तो वो हमें सुला देती हैं, तो हम लोग इस तरह मतलब बहुत गरीब घराना दिखाया होता है कि तो वो ना एंड के ऊपर जब दुल्हन बनी होती है तो मैं उनको कहीं देख लेती हूँ। अच्छा। तो मैं मेरे साथ ना रंगीला साहब का बेटा था, तो वो मेरे साथ मेरा भाई बना हुआ था। तो हम दोनों ने जब देखते हैं कि हमारी माँ दुल्हन बन रही है, तो उनको तो याद ही कुछ नहीं था। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कि माँ बनी दुल्हन, कि वो दोबारा से वो शादी कर रही होती है, तो बच्चे फिर उनको वो लोरी गाते हैं एंड के ऊपर। जब वो एंड के ऊपर लोरी गाते हैं तो उनकी वो याददाश्त वापस आती है, इस तरह हम बहन जा रहे थे, इस तरह ब्लास्ट हुआ, इस तरह ये बच्चे बिछड़ गए, ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर जब उनकी याददाश्त आप अपना ये सवाल ठीक कर लें कि आपने कहा ये आपका सपोर्टिंग रोल था। अच्छा, ये सपोर्टिंग नहीं, इसे टाइटल रोल है। तो उसकी माँ जब माँ बनी दुल्हन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। अच्छा नसीम सर, कुछ रूमर्स हैं आपके अकॉर्डिंग, उनके बारे में हम लोग कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप बताएंगे? अच्छा सर, सबसे पहला रूमर ये क्या, ये सच है कि इंडिया में थिएटर का आइडिया आपने दिया था, इंट्रोड्यूस आपने किया? देखिए, थिएटर जो है वो इंडिया से बेहतर कहीं होता नहीं है। उनके पास जो आर्ट थिएटर है वो अभी उन्हीं के पास है। और ये जो ट्रू बात है वो ये है कि जब 1987 में पार्टीशन हुई थी, उसमें फन और हिकमत तो इंडिया में रह गई थी, उन्हीं के हिस्से का काम था। हम लोगों ने आगे यहाँ पर जितना भी किया, हमारे एक्टर्स ने, हमारे राइटर्स ने एक जोर लगा के उनका एक हद तक मुकाबला किया। लेकिन आज की डेट में अगर ये बात करें कि थिएटर हमारा अच्छा है तो वो गलत बात है। थिएटर उन्हीं का अच्छा है जो कॉमेडी का तड़का था, जो उसकी पैकिंग थी, उन्होंने उसको सीख लिया, उनकी कॉमेडी की पैकिंग को सीखा उन्होंने। कॉमेडी उनके पास है, मतलब कहाँ कोई भी दुनिया की ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर ये अपना विट ना हो, जहाँ के लोग मतलब ये करना ना जानता हूँ। और फिर वहाँ का पंजाब जो है वो हमारे पंजाब के साथ मतलब रिलेट है। मतलब कपिल शर्मा जो है मतलब एक विटी आदमी है, उसके साथ जितने भी सुनील ग्रोवर हैं सारे विटी लोग हैं और बड़ा ह्यूमर रखने वाले और सेंस रखने वाले लोग हैं। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया, उन्होंने लाफ्टर से शुरू किया। स्टैंड अप कॉमेडी जो एक मर चुकी थी, वहाँ पर पंकज सरस्वती ने जो उसको उजागर किया, तो एक लाफ इंडिया लाफ का मुकाबला किया। उससे पहले उन्होंने काफ़ी मतलब अश्काल में उसको पेश करने की कोशिश की और उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडियंस थे, उन्होंने बाहर निकाले जो इंडिया के अंदर मौजूद थे, उनको निकाला स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले। उनकी फिल्म में कॉमेडी होती थी सिचुएशन की कॉमेडी, बिल्कुल उनकी जो सिचुएशन की कॉमेडी होती थी, हमने बहुत सारे ड्रामों में उनकी सिचुएशन को उठा के किया। मिसाल के तौर पे एक हमारा कॉमेडी सीक्वेंस होता था कि मैंने लड़की के साथ लव चलाना है तो प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट करना, उसको सिंगर पसंद है, वो कहता ठीक है तुम आगे खड़े हो जो मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूँ, मैं तुम्हें गाना गाऊंगा। अब वो बंदा आगे सामने खड़ा, दूसरा बंदा सोफे के पीछे बैठ जाता है, तो वो गाना गाता है, वो पीछे से गाना बदलता रहता है, उसके अपना कभी किसी जानवर की आवाज़ निकालता है, तो पंचेस चलती हैं, वो एक ह्यूज कॉमेडी क्रिएट होती है। ये पड़ोसन फिल्म का सीन है जो किशोर दा ने किया था। बिल्कुल सुनील दत्त साहब जो है वो अपना खिड़की में सामने, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, तो वो पीछे किशोर कुमार दा जो है वो छुपे हुए हैं और वो अपना जो है लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं, और उधर सामने महमूद साहब जो मतलब एक लेजेंड कॉमेडियन जिनकी कॉमेडी देख के बंदे का दिल करता है कि हमारा ये राइट ही नहीं कॉमेडी करना।
फिर उसके बाद फ़र्क किस चीज़ का है, जो हमें चीज़ तंग करती है, हम जज्बाती होकर ये बात कर देते हैं कि हमारे कॉमेडियन जो है बहुत बड़े हैं, हमारी पंच लाइन बहुत तगड़ी है, नो डाउट सर, हमारी एक्टिंग बहुत कमजोर है। ये चीजें आपने उनको सिखाई हैं, पंच लाइन मतलब पंच लाइन एक कलर टाइमिंग सिखाई है उन्होंने। टाइमिंग सिखाई। कलर्स की एक मीटिंग थी जब मैं इस कॉमेडी नौटंकी थिएटर के लिए गया, तो वहाँ की हेड थी शीतल, तो सैफ जो था जो मुझे यहाँ से लेके गए थे एंडामाउंट के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि नसीम भाई आपको इनको टीच करना है, आप आज टीचर के तौर पे जा रहे हो, सारी मीटिंग आपके लिए। अब कलर टेलीविजन का एक एटमॉस्फेयर हो, वहाँ की मीटिंग हो और तकरीबन कोई 50 सीट की टेबल लगी हो और हर चेयर के ऊपर एक माइक लगा हो और पेन साइलेंस हो के कोई बंदा बोल नहीं रहा, सारे आपको फोकस करके बैठे हैं और सारे जो है वो इंडियन और सब ने, कोई अपना बैठा खतरों के खिलाड़ी का डायरेक्टर बैठा है, तो कोई बिग बॉस का डायरेक्टर बैठा है, ठीक है, वो सारे इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों को देख रहे हैं और आप बैठ के उनको बता रहे हैं कि कॉमेडी क्या होती है, बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। तो मैंने जब उनको बोलना शुरू किया, मैंने कहा कि आपने इस नौटंकी थिएटर में थिएटर की शक्ल बदल दी है, आप इसके अंदर आपने असेंबली लगा के आपने टोटे कर दिए हैं, शॉट छोटे छोटे बना दिए हैं। थिएटर के अंदर 1 शॉट होता है, उस शॉट के अंदर आपने समझाना होता है कि इधर कमरा है, इधर ग्राउंड है, इधर बाहर है, इधर अंदर है, इधर किचन है, इधर बेडरूम है। तो लोगों को आपने ट्रांस करना होता है, उसको आपने हिप्नोटाइज करना होता है, हिप्नोटाइज करके आपने बताना होता है कि हमारे पीछे एक सिर्फ दीवार खड़ी है, वो एक फ्लैट खड़ा है गंदा सा, उस गंदे से फ्लैट के सामने एक बेवकूफ सा बंदा आके लोगों को बहुत साबित करा देता है कि पीछे जो है वो अपना कितना बड़ा बेडरूम है, पीछे पता नहीं क्या हो रहा है। जो लोग सामने बैठे वो इमेजिन कर लेते हैं कि यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब इतने खतरनाक एक्टर हैं। तो पंच लाइन के ऊपर ये सारे चल रहे होते हैं, तो उनको मैंने कहा कि आपने ये टुकड़े टुकड़े करके थिएटर की शक्ल खराब कर दी। इतने टुकड़े गाने के अंदर होते हैं, जब आप गाना करते हैं तो गाने के आपने मुख्तलिफ शॉट्स लेने हैं और ज्यादा शॉट्स लेने हैं, कट 1, कट 2, कट 3, कट 4, ये शॉट चलता जाएगा, गाना खूबसूरत होता जाएगा। सारा डांस एक दफा नहीं किया होता, टोटे टोटे करके किया होता है। तो थिएटर के ऊपर होता है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और 1 शॉट रहना है। कैमरा जो है वो पब्लिक की आंख है, आपने जहाँ जाना है कैमरे ने खुद मूव करना है, सारे लोगों ने देखना है, उसमें मतलब उसकी मूव का एक तरीकाकार होता है। और यहाँ पर वो कहती फिर अगर हम ये करते हैं तो उसमें लॉजिक नहीं रहता। मैंने कहा कॉमेडी में लॉजिक नहीं होता, जब आपने किसी को हंसाना फिर लॉजिक नहीं। फिर उन्होंने मेरी वो बात मेरे नाम से लिख के लगाई थी उधर अपना स्टूडियो के गेट के ऊपर, पंच परमेश्वर है। क्या बात है सर, उन्होंने ये बात लिख के लगाई। फिर अब आते हैं हम उस पैकिंग की तरफ। बिल्कुल, उनके पास कॉमेडी थी, पंच लाइन थी, उनको ये पैकिंग नहीं करनी आती थी। अब जैसा कि देखिए कि बहुत बड़े बड़े स्टोर खुल गए, पहले परचून की दुकान होती थी, हम दाल लेने के लिए जाते थे, अखबार में लेके आते थे जब छोटे थे, चावल, मिर्चें, हल्दी, इसबगोल का छिलका, ये वो सारी चीज़ें पेपर पे आती थी, कागज़ पे आती थी। एक लिफाफा होता था जिसके बाद खबरें भी लिखी होती थी अंग्रेजी की, उसके अंदर आ गया। ठीक है, समोसे हैं तो आपने आधा समोसा खाया तो नीचे किसी का कालम लिखा हुआ है, चटनी के नीचे कालम नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ें लेकर आते थे, मतलब इवन लड्डू जो बर्फी दुकान के अंदर थी वो भी पेपर पे आती थी। अब सबकी पैकिंग हो गई। बिल्कुल, मसूर की दाल भी लेनी, आपने जाना स्टोर में पैकेट उठाना। अब पैकिंग होती है उसी को देखकर चीज खरीद लेते हैं। हाँ, पैकिंग के ज्यादा पैकिंग की ज्यादा। अब होता क्या है कि जब एक बंदा रोड के ऊपर खुली चीज बेच रहा है, आप उसके साथ भाव करते हैं या थोड़े कम कर की करें। कभी बड़े स्टोर पे जाके आपने भाव नहीं किया, वहाँ पर आप टैक्स भी देते हो और ज्यादा देते हैं, ठीक है। स्टेटस के चक्कर में आप लोग ये भी नहीं पूछते। उन्होंने क्या किया, इस कॉमेडी की उन्होंने पैकिंग कर दी है, लिफाफों में डाल दी पैक करके। अब उनकी लगने लगी है कि इनके बड़े स्टोर की कॉमेडी है, हमारी अभी तक वही अखबार वाली और समोसे वाली। सर मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैंने आपकी लाइन पढ़ी थी, बल्कि सुनी भी थी कि आपने बोला था कि मजाक करना कॉमेडी होती है, मजाक उड़ाना कॉमेडी नहीं होती। वो लोग, उन लोगों की कॉमेडी है मजाक करने वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू से कि हमारी कॉमेडी जो है वो मजाक उड़ाने वाली है, ठीक है। और इसी कॉमेडी की वजह से हम लोग माँ बहन तक पहुँच जाते हैं इजीली। और सर इसी वजह से जो हमारी कॉमेडी का प्लान जो है वो क्रैश हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि फैमिली कॉमेडी जो है, मतलब थिएटर पे फैमिलीज जाया करती थी, अब नहीं जाती फैमिलीज थिएटर में, ठीक है। सर आप इस हवाले से क्या बोल? देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमारे यहाँ समझाने वाला जो एक होता है ना माइंड, वो नहीं है। अपने आप को डिफेंड करने वाला, अपने आप को मतलब उन चीज़ों से रोक पाने वाला बंदा हमारे पास नहीं है, तो जो इस चीज़ को फेस कर सके और हर चीज़ का मतलब सही तरीके से जवाब दे सके।
बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थिएटर के ऊपर के थिएटर जो है वो बहुत गंदा है, नो डाउट गंदा हुआ भी है, लेकिन उसके बरक्स आप किस फैमिली को कहते हैं कि जो थिएटर पे नहीं आए? अब थिएटर जो है एक खास बाउंड्री के अंदर होता है, उसमें आपने किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेके आना, आपने खुद फैसला करना कि मुझे ये देखना है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब आपकी ज़ात के ऊपर आ गया, अब इसमें थिएटर वाले का कोई कसूर नहीं। जब आप यूके जाते हैं, अमेरिका कनाडा जाते हैं, वहाँ पर 25-25 साल से एक ड्रामा चल रहा है, वहाँ पर जो मतलब गोल्ड ड्रामे भी चलते हैं, मतलब ऐसे ड्रामे भी चलते हैं जहाँ पर मतलब कास्ट ने कपड़े ही नहीं पहने हुए। ठीक है, तो 25-25 साल से ड्रामा चल रहा है, तो लोग अपनी मर्जी से देखने के लिए जाते हैं, वो बाउंड्री बना देते हैं कि आपको क्या देखना है, आपने क्या करना है, मेरा आपके ऊपर कोई राइट नहीं, मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं। मिसाल के तौर पे बाजार में एक लड़की जा रही है, लड़की को मैं दुपट्टा नहीं दिलवा सकता, ना मेरा राइट है, ना वो मेरे कहने पे लेगी, ना मुझे डांट सकता हूँ, ना मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ। हाँ, मुझे जो हुक्म है वो ये है कि अपनी आंखें नीचे रखो। क्या बात, मुझे अपनी आंखों का हिसाब बहुत बड़ी बात। तो अब इसी तरह जब थिएटर जो हो रहा है, इसके अंदर मैंने एक चीज़ बाउंड्री बनाई है कि मैं ड्रामा एक तरफ कर देता हूँ, गाने एक तरफ कर देता हूँ। जिसने गाने नहीं देखने वो बंदा बाहर चला जाए, अब जिसको देखने वो बैठा रहे। अब उसके बाद वो देख के जाके बाहर अगर स्पीच करे, वो बात करे, फिर उसके अंदर की मुनाफ करे। फिर दूसरी बात जो हमारे माशरे में आज तक हमें यही नहीं समझ आई, ये काम हराम है कहना है, किसी ने इसको तस्लीम नहीं किया। मतलब बैगिंग जो है, गदाकारी आपकी पैशन है, अदाकारी आपकी पैशन है, अदाकारी आपका पेशा नहीं है, ये कंसीडर नहीं होती आपकी गवर्नमेंट के पेपर्स में। अब कॉमेडी का जो लेवल था हमने इतना चीप कर दिया, हमने सिर्फ एक पंच लाइन की खातर माँ बहन की बात की, उसके बाद अपना म्यार खो दिया। कुछ लफ्ज होते हैं, उन वर्डिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी कॉमेडी हमारी बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात। कुछ पैकिंग अच्छी कर दी जाए तो आज भी हमारी कॉमेडी बड़ी अच्छी होती है। एक जगह पे बैठ के अगर हम लोग रिहर्सल करना शुरू करते हैं, हमारी कॉमेडी बड़ी अच्छी होती है। हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, स्क्रिप्ट छोड़ा, रिहर्सल छोड़ी, फिर एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ी, खुद को बहुत बड़ा समझने लग गए। अगर किसी एक एक्टर को बहुत बड़े 2-4 लाख आ गए, वो उसी पीरियड को समझने लग गया कि अब सारा काम जो है मेरे हाथ में आ गया, अब मैं उठूंगा तो लोग उठेंगे, मैं बैठूंगा तो लोग बैठेंगे। तो जबकि ये जिंदगी जो दुनिया है, अगर मनोवर से वहीद मुराद और सुल्तान रही दुनिया से चले गए ना, वहीद मुराद से खूबसूरत हीरो कोई नहीं आया, चॉकलेट हीरो, राई से ज्यादा एक्शन किसी ने अच्छा नहीं किया, और मनोवर से ज्यादा किसी ने अच्छा कॉमेडी नहीं की। अगर ये तीनों ने तो फिर रहेगा तो क्यों ना हम मान के और जान के एक दूसरे को तस्लीम करके मानेंगे तो माने जाएंगे। सर एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे, हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। और सर मेन चीज जो मैंने देखी अपनी इंडस्ट्री में कि आजकल के नाउ डेज की अगर बात की जाए तो सीनियर की रिस्पेक्ट सर ना होने के बराबर लोग सर इसीलिए ही नहीं है सर, बेरार रवि का शिकार क्यों है? जब हम अपने किसी बड़े को मानते ही नहीं है। अभी जो हमने पहले बात की गूगल वाली के, बहुत सारी चीजें गूगल से नहीं मिलती, जो बुजुर्गों से मिलती है, और जो बुजुर्गों से मिलती है ना, वो एक होती तालीम, एक होती तरबियत। बिल्कुल, तरबियत जो होती है वो माँ बाप की कोख से मिलती है, घर से मिलती है। अगर आपके पास तालीम नहीं है ना, आपके पास तरबियत है तो आप चल जाएंगे। अगर आपके पास तालीम है, आपके पास तरबियत है, आप नहीं चलेंगे, दुनिया आपको फिर अपना फुटबॉल बनाती है। अच्छा सर, एक नुमरा आपके हवाले से कि कहते हैं कि आसमान पे चांद आज तक इसीलिए अकेला है कि चांदनी आपके पास है। राइट सर, क्या बात ठीक है? मतलब इसमें जो एक बंदे की हया होती है, जो एक कमिटमेंट होती है, जो आप एक औरत के साथ करते हैं, उसका मतलब मेरे नज़र में ये था कि जब हमने शादी की थी उस वक्त उसकी फीस मुझसे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, 2 गुना ज़्यादा थी। बिल्कुल। तो उस वक्त ये फैसला किया था कि आप काम नहीं करेंगे, मैं काम करूँगा। तो फिर आपने किया था? ठीक है, तो हमने मतलब उसमें कोई तंगी भी नहीं देखी, मतलब ऐसा दिन भी नहीं आया। वो अल्लाह ताला ने मतलब ज़्यादा नवाजा, तो इसलिए चांदनी मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, यू आर ब्लेस्ड। मैंने अपने कमरे में रखा उसको। बिल्कुल। अच्छा सर, यू हैव 4 चाइल्ड, 3 मतलब 3 है बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है वो अपना मेडिकल कर रहे हैं शायद, वो मेडिकल कर रहे हैं आपके बेटे? मेरा बेटा जो मेडिकल कर रहा है, बेटी भी मेडिकल कर रही है। 2-3 साल बाद इंशाल्लाह वो लगेगा टारी उनके साथ भी। अच्छा सर, मुझे बताए, पता चला है रूमर भी है और ये हकीकत भी है कि बचपन में इतने शरारती थे कि ट्रक पीछे करवाते करवाते आपने नहर में भी घुमा दिया था। ट्रू सर? सर ये क्या बात है? वो नहर थी तो बारिश हुई थी, तो नहर के ना बिल्कुल लेवल के ऊपर पानी आ गया था, तो नजर नहीं आ रही थी कि नहर कहाँ तक है। तो मुझे ट्रक वाला कहता
मेरे काका इधर हो, मैंने कहता इधर खड़े होकर मुझे बताओ कि ये किनारा किधर है। मैं उधर पैर रख के खड़ा हो गया, आने वो अंदर चला गया। अमेजिंग सर, कुछ र्यूमर्स हो रहे हैं लेकिन मैं मैम की जानिब थोड़ा सा मूव करूँगा। तो मैम आपके बारे में 2-3 अफवाहें ये हैं कि जब आप इस फील्ड में हैं तो बहुत से बाकी जो साथी अदाकाराएं थी उन्होंने आपको कट ऑफ करवाया बहुत सी मूवीज से, और मतलब अगर उन मूवीज को आजकल के दौर में देखा जाए तो वो बहुत हिट मूवीज रही हैं, ठीक है। इवन कि आपके हाथ में एडवांसेस होते थे उन मूवीज के, लेकिन आपको कट ऑफ करवा दिया जाता था। इज इट ट्रू मैम? यस ट्रू। वो कौन थी? वो कौन थी? वो हमारी इंडस्ट्री की हीरोइन थी। और कौन थी? इसका जवाब है जेलस पर्सन थी। इसका जवाब है कि मेरी मूवी सुनना लेना। मैं बहुत सच बोलती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ ना बोलूँ तो बेहतर है। बट ये कि वो बहुत ज़्यादा जेलस थी मेरे साथ, और मुझे इतना मतलब कि मैं सेंसेबल नहीं थी कि मैं करूँ। मैं एक्चुअली बहुत शुरू से ही मुझे ज़रा सी कोई बात करे तो मैं हाइपर हो जाती हूँ, तो वो मेरे अंदर एक एग्रेसिव जो एक होता है ना, वो मैं एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थी। तो मुझसे झूठ बोल देना, जो सेक्रेटरीज होते थे पहले हमारे साथ, तो उन्होंने अगर जैसे विकी साहब के साथ अगर सेक्रेटरी वही है तो मेरा भी सेम वही है, तो मे बी कि उनके साथ उसकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी हो, मेरे साथ ना हो, तो वो अगर थोड़े टाइम के लिए अगर कहीं इधर उधर हो गए हैं तो वो तो चले गए, मैं रह गई तो वो मेरे पास आ गया, तो उसके दोनों तरफ चल रही थी, उसको तो दोनों तरफ से अर्निंग आ रही थी, तो वो उसने क्या करना कि अगर वो नहीं है तो वो मुझे उसने करा देना। तो जब अगर उनका जो जिनके साथ ऑलरेडी वो कमिटेड थे अगर वो आ जाती थी तो वो फिर उनके साथ जाके तो मुझे ही मेरे से एडवांसेस लेकर झूठ बोल के उनको दे देते थे। तो ये मेरे साथ बड़ी दफा हुआ है, बहुत सारी फिल्मों में इससे मेरे साथ हुआ है, और वो फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। आपका जो स्टार है वो सुल्तान है जी, कैंसर। तो मैंने जो रिसर्च किया कि स्टार के अकॉर्डिंग उसमें ये चीज़ है कि आप लोगों को रिवॉर्ड में जो वफा है वो बहुत कम है आप लोगों के नसीब में, बहुत कम तो है। हकीकी जिंदगी में भी आपके साथ इसी तरह से चल रहा है? मेरे साथ स्टिल ऐसे ही चल रहा है। मैम सर अरबाज भी? सर अरबाज तो लिब्रा है। अच्छा नहीं, वो मुझसे बहुत शार्प है, आप मैं इनोसेंट हूँ बहुत ज्यादा। आपको मैं लिब्रा हूँ, लिब्रा बाकी शार्प होते हैं। आपको नहीं पता अगर आप लिब्रा हैं तो ड्यूल पर्सनालिटी। जिस मैंने चालाकी से सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि काफी कुछ तेज है यहाँ, और बट आपको पता है कि लिब्रा की बहुत ज्यादा उनके अंदर पैशन है, और वो बहुत ज्यादा अपने काम के साथ सिंसियर हैं, काम के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। और मैं हूँ जो बहुत ज़्यादा यकीन कर लेती हूँ, फेथ कर लेती हूँ, और उसके अंदर ही मैं मारी जाती हूँ, उसके मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, और मुझे फिर उसके बाद जो उसका रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत भयानक मिलता है, और मैं फिर बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर मैं कहती हूँ आप रोती भी हैं बहुत ज़्यादा इसी बात से, इसी बात से। जैसे कितना ये उसे कहते हैं कि अज़ाब है, इतनी खूबसूरत लड़की रोए, दुख होता है ना। मुसल्ले पे होती है ना। नहीं, मैं वहाँ पे भी बड़ा रही हूँ। उसके सामने मतलब वो तो बड़ी मैं मेरी फिर जितनी बात होती है वो फिर अल्लाह से ही होती है, फिर मन के साथ ही गिला शिकवा कर सकती हूँ, बिकॉज़ के मेरी मदर। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है, मतलब आपके साथ भी इस तरह से सेम सीन है, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि सर आपको भी रिवॉर्ड बहुत कम मिला है? नहीं, रिवॉर्ड मिला ही नहीं, मैंने कभी मिला ही नहीं कभी भी, मतलब वफा की वजह वफा नहीं मिली, बल्कि उल्टा जो होता है वो आपके मतलब अगेंस्ट बात जाती है। मुझे इन चीज़ों का होता है कि यार अगर कोई बंदा इस फील्ड में है, कोई काम करना चाहता है, कोई कामयाबी में जाना चाहता है, तो ये कामयाबी सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, लोगों के लिए बनी है। बिल्कुल। तो मुझसे पहले बहुत सारे लोग को आपने सुना है गाना कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, ऑडियंस के बात करके कहते हैं अमिताभ कि मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्या बात, वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा। क्या बात है। तो ये छोटा सा पीरियड है जिसको आपने गुजारना है। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा कि आपने इतनी कम फिल्में क्यों की, थोड़ा सा सौदा भाई, और सारा दिन बेचना है, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा सौदा होता है बेचने के लिए। उसमें मतलब परफॉर्मेंस टाइम जो होता है ना कैमरे के सामने, वो छोटा होता है, दुनिया को दिखाने के लिए 24 आवर होते हैं, उसमें हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री स्पेशली इसी चीज़ से बर्बाद हुई है, ईगो बहुत आ जाती है। हम एक दूसरे से बड़ा होने के चक्कर में, मैं इस फील्ड के बारे में ये कहता हूँ कि सारे इकट्ठे होकर जीना नहीं चाहते, अकेले अकेले मरना चाहते। क्या बहुत रियलिटी बेस पे आपने बात की है। अच्छा सर, आपकी बात से मैं थोड़ा सा मतलब वो हो गया हूँ, बहुत बड़ी बात आपने की है सर। अच्छा मैम, आपके बारे में ये चीज़ बड़ी मशहूर है कि
आप तस्लीम ही नहीं की करती कि आप लड़की हैं, आपको लड़का बनने का इतना शौक था। इज इट ट्रू मैम? Yes. तो फिर आपको कब पता चला कि मतलब आप लड़की ही हैं? नहीं हूँ तो मैं लड़की, मतलब उसके अंदर वो तो मैं एहसास कब नहीं हुआ? कर सकती थी जब ना। पहला गाना मिला था वो भी बड़ा रो के किया था मैंने, थोड़ा प्यार दिया, थोड़ा वो प्यार सुपर डुपर हिट था, तब मुझे बिल्कुल सेंस नहीं थी और वो मुझे बड़ी डांट पड़ी थी। अशरफ शराजी साहब बहुत माने ताने हमारे जो कोरियोग्राफर थे और अल्लाह मियाँ उनको भी जन्नत में उनका खैर करे, तो वो मुझे उन्होंने इतना डांटा कि मैं एक साइड से रो रही हूँ और दूसरी साइड से वो मुझसे एक्शन करा रहे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा बस होता था ध्यान कि मैं ये गेम खेलूँ, मैं ये करूँ, मैं लड़कों वाले कपड़े पहन के एक्शन करूँ, फाइट करूँ, मैं क्रिकेट खेलती थी। लड़ाइयाँ बड़ी लड़ी हैं आपने? जी मैं बड़ी बहुत गुंडागर्दी आपने बहुत की है। गुंडागर्दी तो नहीं मैंने आपके मुंह से मैंने सुना हुआ गुंडागर्दी इन सेंस के ना, मतलब कि अगर मुझे घर में किसी ने डांट दिया ना, मतलब अपना दबदबा रखा है आपने। मैं वही बात है कि जिद्दी थी ना कि मेरी बात मानी जाएगी तो होगा, अगर नहीं मानी जाती थी तो मैं बात ही नहीं किसी से करती। पंजाबी में कहते हैं ना खेलना ना खेडन देना। ना खेलना ते खेडन ना खेलना ते हाँ ना खेडन देना है। ना खेडन देना है। तो मतलब मुझे बड़ा एक वाक्य अपना याद है छोटे होते का कि मेरी अम्मी ने मुझे डांटा कि बहुत ज्यादा डांट दिया ना, तो मैं घर से बाहर निकली, सामने पार्क था, तो मैं वो स्लाइड बनी हुई थी जो लॉन्ग बड़ी बड़ी होती है, तो मैं वहां पे जाके बैठ गई। अब मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठी हुई हूँ और जो कोई भी आ रहा है तो मैं कह रही थी स्लाइड नहीं मैंने तुम्हें लेने देनी, ना मैंने खुद लेनी है ना मैंने तुम्हें लेने देनी है। अब वो बड़ी बड़ी लड़कियां आ गई, मैंने सबके से लड़ाई की, फाइट नहीं कराई, मैंने कहा मैंने तुम्हें लेने नहीं देनी स्लाइड और मैंने नहीं लेनी हमें। अच्छा बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा प्रोग्राम में। सर एक ट्रैक को शामिल करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सिंगर है, ऑलरेडी मैं इनको सुन चुका हूँ एंड आई थिंक आप भी सुन चुके हैं। जी मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे साथ फेसबुक पर ऐड भी हैं, तो चूँकि राहत फतेह अली खान साहब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अच्छा जैसा मेरा नाम पप्पू है उसका नाम टीपू है, बचपन जो है वो इकट्ठा गुजरा हुआ है, तो इसमें सागर राहत के नाम से आईडी बनाई हुई है। बिल्कुल सर, तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि यार ये पता नहीं सिर्फ एक बनाई है, फिर मैंने 2-3 दफ़ा राहत भाई के साथ तस्वीरें भी देखी। अच्छा तो फिर आपको यकीन हो गया कि बच्चा सच्चा है। बच्चा अच्छा बच्चा सुरीला है, मेन बात ये है। और सर इनके साथ ये जो टीम मेंबर्स हैं ये सारे के सारे टू मच टैलेंटेड दे आर रियली सर। ऑब्वियसली जो इस वक्त जाग रहे हैं टैलेंटेड ही हो गए। एक अलग बात है, लेकिन देखिए जिस स्कूल से ही आए हैं वहाँ से राहत साहब निकले, वहाँ से आगे इनकी ये ब्रांचेस निकली, तो कहाँ फिर ये कहाँ वो, तो फिर इनके लिए क्लैब बनती है जहाँ से ये आते हैं, जिस स्कूल से ये निकले। और जिसने इंसान के साथ आपने नाम जोड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, एहसास की बात है कि सर आपने ना ये रिव्यूज देने हैं, ये कैमरा बंद करते हैं, आपको रिव्यूज बाद में भी दे देंगे, ठीक है? तो अभी आप अपनी मर्जी का सुनाएंगे या हमारी मर्जी का सुनाएंगे? सर ये सॉन्ग मैं स्पेशली आपकी नजर करता हूँ और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप जैसे लेजेंड्स के सामने बैठ के बस अभी हिम्मत आ जाए। आपके सामने गाना बहुत मुश्किल है, नहीं आपकी इजाजत से सर।
यकीन माने जो गाना आपने चुना था, इट्स टू मच डिफिकल्ट टू सिंग, लेकिन आपने बखूबी निभाया इस चीज़ को, और आपने वाकई याद जाहिर कर दिया कि राहत फतेह अली खान साहब की शेड्यूल का अगेन थैंक यू सो मच। गाने की जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि इसमें सुर और शायरी दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आपने दोनों को बरकरार रखा और बहुत अच्छे तरीके से निभाया। रूमर्स का सिलसिला जो अभी तक जारी है, अफवाहें हैं कि खत्म होने का नाम भी ले रही, 2-3 रह गई हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर शो को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताइएगा, आपको क्रिकेट का भी शौक रहा है? हाँ, मुझे रहा है। क्योंकि आप लड़का थी शादी से पहले, तो फिर आपने हम लोग लड़कों के साथ कंपटीशन करते थे, हम लोग जाते थे, एक पार्क थी बड़ी, तो उसके अंदर हम लोग कंपटीशन करते भी थे, लड़कों के साथ मैं गेम भी खेलती थी। फिर उसके बाद जब हमने लास्ट अपना वर्ल्ड कप लॉस किया ना, तो उसके बाद फिर दिल टूट गया। मतलब पहले इमरान खान बनना चाहती थी, किसी ने गाना फिर उसी मतलब पढ़ना चाहती थी, फिर शायद अफरीदी पढ़ना चाहती थी, नथिंग, बट फिर मैं खुशबू खान ही बनी। खुशबू खान ही बनी। एंड वी प्राउड कि मतलब आप खुशबू खान हैं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा सर, आपकी बातों से मैंने एक चीज़ नोट किया कि आपके अल्फाज जो है ना, वो लग रहा है कि आपने उस बंदे के साथ कहीं काम किया है। वो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट खलीलुर रहमान कबर साहब। क्या आप उनके साथ उनके किसी सीरियल में, किसी मूवी में काम कर चुके हैं? आई थिंक काफ कंगना उन्हीं की है। काफ कंगना उन्हीं की है। उसमें आप परफॉर्म कर चुके हैं। सर, उस मूवी के हवाले से क्या सीन चला है? तब वो क्यों नहीं ठीक तरह से मतलब उसको लॉन्च किया गया, ये क्या था? बात होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन वक्त नहीं होता उनका, तो क्रिटिक की नज़र हो जाती है। तो क्रिटिक की नज़र वो ज़्यादातर उसी के साथ ये हुआ, कुछ उसमें कास्टिंग जो थी वो मिसकास्ट थी, वरना खलील साहब जो है वो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा, और उनकी लाइन के अंदर एक जान होती है। और आज के ज़माने में, आज की तारीख में मतलब खलीलुर रहमान कमर हमारे मुल्क के अंदर राइटर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। सर, ये लाइन किसकी है? आपके मुंह से मैंने सुनी है कि जो औरत शक ना करे उस पे शक करो। आपकी बात निकाली कहाँ से? मतलब औरत शक ना करे तो उस पे शक करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मैं कहता हूँ कि औरत जो होती है ना, वो अपने हर शौहर के ऊपर शक करती है। तो खलील साहब की एक लाइन है, मैंने उनका ड्रामा किया था फूटा टोबा टेक से, उसका एक एपिसोड किया था, उसके बाद वो प्रोग्राम बना नहीं था। उसके अंदर लिखते हैं वो खलील साहब के, औरत जो होती है ना वो शक अपने जेज में लेकर आती है, शक उसका बुनियादी हक होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगली लाइन आने की, जो औरत शक ना करे फिर उस पर शक करो।
अच्छा सर, सारी दुनिया मानती है तो कि कॉमेडी अमानुल्लाह के नाम के बगैर मुकम्मिल नहीं है, अमानुल्लाह साहब के नाम के बगैर। सर कोई आप आई थिंक फर्स्ट आपका कोई शो था वो थिएटर में, मतलब आपने उनके साथ किया था, तो उन्होंने बकायदा स्टेज पे जाके आपका हाथ पकड़ के बोला था कि ये बच्चा कामयाब है। इज इट ट्रू सर? ये एक बार नहीं है, ये कई बार है। नहीं, आपकी फर्स्ट शो पे मेरा रूप तेरा बहरूप मेरा दूसरा ड्रामा था फैसलाबाद में। उस ड्रामा के अंदर जावेद हसन साहब, तारक जावेद साहब, मुस्तफा टेंट साहब और नीलोफर गुजरांवाला की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, नीलोफर हुदी के नाम से। उनका एक टेलीविजन सीरियल हिट हुआ था अपना, उसमें राहिला आगा थी, अनिला आगा थी और अमानुल्लाह साहब थे। बहुत बड़ी एक टीम थी जिसमें मुझे चांस मिला था। उस ड्रामे में मैं बिल्कुल छोटा सा था, अभी मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, तो मैं रिहर्सल जब मैंने की है तो रिहर्सल में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने एक दो ड्रामे किए थे। वो होता है ना कि यार मुंडा बड़ा तेज आया, वो वाली एक सिचुएशन चल रही थी। तो मेरे साथ ना जावेद हसन साहब की एंट्री थी। वो बदमाश बने हुए थे, हाथ में ईंट पकड़ के रिहर्सल में कहते नहीं छटांगा नहीं छटांगा। वो समीना कुरैशी कहती की नहीं छटेगा, तो कहता सिगरेट नहीं छटांगा। बहुत बड़ी क्लैप आती है उनको, रिहर्सल में ना ये सारा किया हुआ था। अब मैं जब रिहर्सल में बोलने लगा काका चुप तू नहीं बोलूँ, तो जितने कहूँगा तो बोलूँ। अब ड्रामा शुरू हुआ तो मेरी समीना कुरैशी के साथ कॉमेडी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई, क्लैप हो रही थी, लोग मुझे वैसे भी लाडला समझ के रिस्पॉन्स दे रहे थे। फैसलाबाद में 1200 बंदा हॉल में बैठा हुआ था। क्या बहुत बड़ी गैदरिंग है सर, बहुत बड़ी गैदरिंग। अमानुल्लाह आ रहे थे फैसलाबाद में असद रात के बाद, ईंट पकड़ी जावेद हसन इंटरव्यू कहता नहीं छटांगा नहीं छटांगा नहीं छटांगा। समीना कुरैशी कहती की नहीं छटेगा, तो मैंने पहले कह दिया बगैर। अब क्लैप बंद ही ना हो। अच्छा ठीक है, जावेद हसन कहता है कि इधर आना तने निबड़ा पहले। मेरा उसने बाजू पकड़ा है, तो मैंने घुटनों को हाथ लगा दिया, कहता ना चलाकी ना कर, जवाब दे। पब्लिक मेरे साथ वैसे ही थी, वो बात करे मैं उसका काउंटर करूं, मेरी क्रैप हो जाए। अब मैं अपना सीन करके बाहर चला गया। अमानुल्लाह साहब की पहली एंट्री है, वो उनका रोता वो चाचा जेल से छूट गया, तो बाल जो थे उन्होंने वाइट किए हुए थे, इतने लंबे लंबे घने बाल। इंटरव्यू तो लोगों ने खड़े होकर रिसेप्शन दिया अमान साहब को। अमान साहब ने पहली बात शुरू की है, तो जिस तरह वो नसीब फिल्म में कहता ना विक्की विक्की, ये आवाज़ उससे लगी थी रात को। अमान साहब कहते हो कि विक्की नूर कहते हो बुलाओ यार, फिर ड्रामा शुरू करने पब्लिक गाली दे। मैं अंदर इंटर हुआ ना, तो इंटर होकर तो मैंने ऐसे हंसा, बहुत कमजोर था, दांत बाहर आ गए। तो कहते बड़े दांत करने डिंटोने का ना मुंडा, मैं जी डिंटोने का मुंडा, मैं साड़ी कमर्शियल की तोड़ता नहीं। अब क्लैप बंद ही ना हो, के काम में कहते फिर दूसरी बात की, तीसरी बात की। एक बात मैंने ऐसी की तो उसके ऊपर उनका साहब ने मेरा हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। जब हाथ खड़ा कर दिया कहते देखो मैंने मान लिया हूँ, बहुत बड़ा फनकार, और मेरी गल याद रखना आज की रात एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा समुद्र। और अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या उन्होंने हाथ नीचे किया, फिर उसके बाद उन्होंने आधा घंटा मुझे जुड़ते ही कहते तो ना ही ठीक नहीं विक्की, सब्जी वाले पे जाओ, तेरी सब्जी विक्की नहीं भाई। विक्की विक्की ना विक्की ना विक्की। लेकिन बहुत बढ़िया। अभी आपने उनके बारे में जो बात कही है कि उनके बगैर कॉमेडी नामुकम्मल है, मैं आपकी इस बात को जरा थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, क्लियर कर दूं। अमानुल्लाह लेजेंड नहीं थे, अमानुल्लाह कोई सीनियर नहीं थे, अमानुल्लाह कोई कॉमेडियन नहीं थे, अमानुल्लाह साइंसदान थे, आइंस्टाइन थे कॉमेडी। राइट, एक बंदा चूरन बेचता है, जब उसका चूरन खत्म होता है तो घर चला जाता है, एक बंदे को चूरन बनाना आता है। वो थ्योरी अमानुल्लाह के पास थी। आज मैं कोई बात करता हूँ या कोई भी पाकिस्तान का कॉमेडियन या पंजाबी या उर्दू सोचने समझने वाला कॉमेडी की पंच करता है ना, वो अमानुल्लाह ने कहीं ना कहीं बात की होती है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा मैम, आपका नाम खुशबू जो है, ये पर्चियाँ निकाली गई थी, अब्दुल कवी साहब थे, आपकी वालदा थी, तो ये थोड़ी सी शॉर्टकट सी स्टोरी में सुना दें। तो मतलब खुशबू नाम किस तरह से? सोबिया नाम भी बहुत प्यारा है। सोबिया था, तो सोबिया अभी भी काफ़ी सारी सोबिया के नाम से हैं, बट अब वो इंग्लिश नहीं है या वो लोगों का दिमाग नहीं है। उस वक्त में सोबिया जो था वो बहुत ही कहते थे कि बहुत ही सिंपल सा नेम है। हाँ, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका कोई कमर्शियल नाम होना चाहिए, कोई मिर्च मसाले वाला नाम होना चाहिए, जिससे कोई इफेक्टिव नाम होना चाहिए। और मोस्टली जितनी भी हमारी फनकार हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके सबके सेकंड नाम है ये। फर्स्ट नाम उनका बहुत कम लोगों को पता ही होगा। तो इसी तरह कहते हैं सोबिया बहुत सिंपल नाम है, बहुत घरेलू सा नाम है, तो इसके अंदर वो हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो
तो मेरी अम्मी के दिमाग में ये नाम था, उन्होंने ये पर्ची डाली। कवि साहब थे, इकबाल कश्मीरी साहब थे, उन्होंने सबने ये पर्ची डाली, मुख्तलिफ नाम निकले। बट जब खुशबू आया तो उन्होंने कहा कि बहुत एक यूनिक नेम है, तो इसको क्यों ना हम लोग इसी को ही रखें। तो कहते हैं कि बच्ची के ऊपर सूट भी करता है। तब रंग वन बहुत ज्यादा गोरा था, बाल गोल्डन थे। कौन सा काली हो? नहीं काली नहीं हुआ, अभी ज्यादा बहुत ज्यादा कलर मेरा वाइट था। बिल्कुल ये भी एक्सीडेंट के बाद खराब हो गया था। मैम इतनी खूबसूरत बीवी तो बंदा वैसे कंफ्यूज हो जाता है, क्या ख्याल है? नहीं वो खुद भी बहुत गोरे हैं। खुश होता कि नहीं समझ बीवी मतलब पहले क्या वापस आया तो बंदे की वैसे रात की नींद उड़ जाती है, तो बंदा डरता हाथ नहीं लगाता है यार, गुस्सा ना कर देगा। नहीं हाथ तो बंदा लगाता है अच्छा मैम, ये ख्वाब में सुनिए है कि अरबाज सर अगर आपको बार बार गले लगाएं और आप पूछें अरबाज ये क्या कर रहे हो, और वो आगे से कहते हैं कि मैं तो खुशबू लगा रहा हूँ, इज इट ट्रू मैम? नहीं ये दोनों इस तरह की बात करते रहते हैं, गले लगाते कहती है अरबाज आ वो आ जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, साथी आपके जो अदाकार हैं उनके कुछ नाम लिए जाएंगे और आपने हल्की सी जो है ना जुगलबंदी करनी है, हल्की सी जुगल लगानी है, ठीक है सर? सबसे पहले अगर हम नाम लें तो हाँ ठाकर साहब का, मतलब आप सब तो देखें जी पूरी दुनिया में मशहूर है, 2 सफे वाली काफी नासिर चिनोटी। नासिर चिनोटी बहुत अच्छा एक्टर है। सर जुगत की हमने बात। अच्छा जुगत की है। अच्छा ये जुगत है कि बहुत अच्छा एक्टर है सर? नहीं नासिर चिनोटी को भी ब्रेक मेरे ड्रामे से मिला, उसको मैं लेके आया हूँ। ठाकुर को भी मेरे ड्रामे से ब्रेक मिला। तो होता क्या कि अभी मतलब ये तो आपका एक सेगमेंट है ना, बिल्कुल सेगमेंट है, तो मैं उसमें मतलब जाना नहीं चाहता। आजकल चीजें हजम बहुत कम होती है, माइंड हो जाता है कि देखो जी तुम्हारे बाल की क्या है, उसके पीछे देखा नहीं जाता कि लेकिन सर आप लोगों के ज़हन तो बड़े वसी होते हैं। मैंने देखा भी है, आप बड़ी जुगत आप आराम सुकून से कर भी लेते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं, देखा नहीं है तो आप बोल रहे हैं कोई मतलब होता क्या है कि जो बर्दाश्त करता है ना वो उसका विजन उतना ही बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो ये जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनके विजन बड़े ही हैं आई थिंक। चिनोटी साहब सर बोल रहे हैं। नहीं मैं इनकी बात को कॉर्नर करूंगी, और क्योंकि कि ये बात सही कर रहे हैं कि हमने अभी कोई बात अगर आपका सेगमेंट है हम बोल देंगे ना तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। हाँ सर अच्छा चलें, हमारे यहाँ नसीहत बयान करते हैं, कोई इनको नसीहत करते हैं। चलो जुगत अगर नसीहत करते हैं यार अंजलि हंस कर रहा देखिए नसीहत तो जो मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हम सबके साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिलके चलेंगे, यूनिटी में जो होती है वो पावर होती है। बचपन में पढ़ा हुआ है वो लकड़हारे वाली बात आती है। सर ये समझाते हम अपने थिएटर को इस लेवल पे ले आए हैं कि यूनिटी जो है वो मेन चीज़ है, लेकिन अभी तक वो मतलब वो चीज़ शो ऑफ नहीं हो रही। इसकी बेसिक वजह वही एजुकेशन है, तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है हमारे सबके अंदर में। तो वो चीज़ हमारी कम जो जिसको ईगो बना देते हैं, तो ईगो नहीं बनानी चाहिए, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। तो जब आप झुक जाते हैं ना तो सरकार सल्लल्लाहु की हदीस है कि झुक जाने से अगर तुम्हारी इज्जत चली जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे रहेगा। तो हम लोग बात क्या करते हैं, हम दीन के लिए लड़ते भी नजर आएंगे, दीन को बहस करते भी नजर आएंगे, दीन के लिए मरते भी नजर आएंगे, अमल करते बहुत कम नजर आएंगे। बहुत बढ़िया, ये हमारा प्रॉब्लम है। अभी जिस मुल्क में हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये काम करना बड़ी बहादुरी की बात है। क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जब जाके कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर मैं तब मुतमिन हुआ था जब मैंने उलमाए कराम के बारे में भी लोगों को क्रिटिक करते देखा, उनके ऊपर तनकीद करते सुना। मैंने कहा हम तो गुनाहगार लोग हैं, ये तो किसी को छोड़ते ही नहीं। ये सेक्शन ही ऐसा है, आप दुनिया की किसी भी वॉल पे चले जाएं, यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर दुनिया के किसी भी मुल्क की आप एक्टिविटी के ऊपर जब देखेंगे लोग तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, गाली नहीं देंगे, आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ पर आप कमेंट पढ़ ही नहीं सकते, आपके बच्चे आपकी फैमिली आपके बारे में जो लिखा होता है ना वो पढ़ ही नहीं सकते। हमें अपने मुआशरे के लिए सबसे पहले ये चीज़ जो है वो मतलब बतानी पड़ेगी। तो बताएगा कौन? हुकूमत इस काम को अच्छा नहीं समझती, सियासतदान उनका इस तरफ है ही रुझान नहीं है, उनके अंदर एक अपनी फाइट है थिएटर वाली, जो थिएटर के स्टार्स की या औरतों की लड़ाई होती है ना वो उनके अंदर चल रही है। हर कोई अपने इक़्तिदार के लिए लगा हुआ है, कौम के लिए कोई नहीं लगा हुआ। आज बहुत बड़े सियासतदान है, अगर कोई एक अच्छा है ना तो वो समझ ले अली बाबा सारे चोर, नीचे सारे चोर ही हैं, एक अली बाबा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सेटअप को ठीक करने के लिए कौम को ठीक करना पड़ेगा।
जब हम इंडिया के अंदर क्या मज़ा आता है जब वो परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो सारे जमा होते हैं काम के लिए, किस तरह से वो एक दूसरे को निखार रहे होते हैं। क्या 8 बंदे एक बंदे के लिए लिख रहे हैं, क्या बात है। एक बंदे के लिए 8 बंदे लिख रहे हैं। इबादत करते हैं। वो यहाँ भी तो है ना मैम, हाँ, इसमें। हमारे तरतीब नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। सर अगर कोई बंदा बोले कि यार ये नहीं इस तरह से कर लो, तो अगला अपना माइंड कर जाता है, बजाय इसके कि वो अपनी सलाह करे। मैं यही जो बात को समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि आप ऐसा कर लें, तो आप उसको जेलसी वाला फैक्टर समझ के आप उसको नहीं करेंगे और जज करना शुरू हो जाओगे। जज करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर आपको। मतलब जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मुझसे कम है ऊपर नहीं है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर मुसलसल आप इसी तरह रहने का मूड है, मतलब आप नई एज को आगे नहीं बढ़ा रही, ब्रेक लगाई हुई है आपने, तो मतलब स्टिल यू आर लुकिंग सो मच गॉर्जियस। मेरे को ब्रेक पे पाँव थोड़ी रखा हुआ है। ये तो मैम ये किसका किरदार है इसको? किसी का किरदार नहीं है, बात तो आतिफ ने है। जैसी मैं हूँ, जैसे आपको दिखती हूँ वैसी हूँ ना। मैं कुछ कोई ऐसा मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल करती हूँ या कोई ऐसा बात नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह की देन है। मैम अभी आपको मेरे ख्याल से कुछ दिन ही हुए आप सोलवे में एंटर हुई हैं, 15 साल की है ना अभी आप? ओह माय गॉड, क्या खाएंगे आप? बारिश हो तो बाद फिर कोई खा बस यही समझ ले, मैं हरदम स्वीट 16 ही हूँ। एंड मैम थैंक यू। आपके अंदर एक बच्चा आता है, आप उस बच्चे को मरने ना दें, तो आप सारी जिंदगी आपको लगेगा कि आप इसी एज में ही हैं। आप अपने बचपन को कभी मरने ना दें, आप खुश रहें। बहुत बड़ी बात की है मैम, बहुत बड़ी। आपके खाने पे डिपेंड करता है। वो इंडियन कहते हैं जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। सर हम गुजरा वाला के लोग हैं, खाते पीते तो अच्छे हैं हम लोग। नहीं, हराम हलाल की बात होती है। हराम हलाल की बात होती है। आप हराम वही नहीं होता कि जानवर जो हराम है, नहीं, किसी का हक खाना वो भी हराम हो जाता है। तो वो जब आपके अंदर जाता है वो तोड़ फोड़ करता है। शरीयत आपको माफ कर देती है, फितरत नहीं माफ करती। लेकिन सर आजकल की दौर की सबसे बड़ी ये दिक्कत भी यही है कि हम लोग जेब में हराम की कमाई लेके हलाल गोश्त की दुकान ढूंढ लेते हैं। ये तो अनफॉर्चुनेट है। अमानुल्लाह साहब की ये बात है, बहुत पहले कहा था, यूके में जाके कहा था, कहता आते ही बोतल फाड़ के ना नीम फाड़ के हलाल गोश्त की दुकान से क्या अच्छा सर, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने कीमती टाइम के लिए, एंड इट्स रियल ऑनर फॉर मी कि आप दोनों मेरे साथ मौजूद थे आज। और सर मैंने जितना आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़ के आपकी शख्सियत को पाया सर मैंने। और मैम स्टिल लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक छोटा सा पैगाम जो यंग जनरेशन है उसके लिए, जो अपकमिंग कॉमेडियन है सर उनके लिए, या मैम जो अभी लड़कियां फील्ड में आ रही हैं उनके लिए, बिकॉज अब बहुत सी लड़कियों के आइडिया है जो कि एंटर हो रही हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैम क्रिटिसिज्म होता है वहीं पे मतलब बहुत से लोग प्यार भी करते हैं, बल्कि बहुत से लोग ही प्यार कर रहे होते हैं, और जिनके ज़हन छोटे होते हैं वही आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। इज इट ट्रू मैम? और आपके मुखालिफिन थोड़े से हैं, बिल्कुल थोड़े से ना उनके बराबर। हमारी फील्ड में ये कहा जाता है कि 100 सज्जन 200 दुश्मन। अच्छा मैम, अगर मेरी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो अभी तक आप चल रही हैं फील्ड के अंदर और धड़ल्ले से चल रही हैं, व्हाई? ऑनेस्टी। तो फिर मैम वो छोटे ही हुए ना, आपकी ऑनेस्टी के सामने तो वो छोटे हो गए ना। आपको मैसेज देना है, ये विकी सब देते हैं, उसके बाद इसका जवाब जो आने वाले हैं न्यू कमर हैं उनके लिए फिर हम आपको जवाब सर देते हैं। जो कॉमेडियन है अभी या जो फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जो कॉमेडी को करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम जाने से पहले जरूर दीजिएगा। उसके लिए यही पैगाम है कि जब तक आप अपनी जिंदगी में एक तरतीब और पंक्चुअलिटी नहीं लेकर आएंगे, आप किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले आप मानना शुरू कर दें तो आप माने जाएंगे। क्या बात है, बहुत और अच्छी बात। वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अपने असल को याद रखते हैं, अपने आबाओ अजदाद को याद रखते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम को रोशन रखने की उम्मीद रखते हैं और सलाहियत रखते हैं, और उसमें कोशिश करते रहते हैं। जहाँ आपके अंदर नेगेटिविटी आई वहीं पर आप फारे हैं, क्योंकि दूध जो होता है वो 2 मन होता है और खट्टा इतना सा होता है, सारा खराब कर देता है। इसी तरह इंसान के अंदर जितनी पॉजिटिविटी होती है, हल्की सी बदनीति जो है उसे खराब कर देती है, सारे ईमान को खराब कर देते हैं। सब बहुत खूबसूरत बात है आपने की, थैंक यू सो मच मैम। आने वाली ये जो हमारी जनरेशन है, ये जो लड़कियां भी फील्ड में एंटर हो रही हैं, मैंने बहुत सी लड़कियों के रिव्यूज़ देखे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप उस पर ट्रस्ट करती हैं या नहीं करती, बल्कि करती होंगी, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है आपकी, ठीक है। बहुत सी लड़कियों के आइडियल हैं अभी तक स्टिल, तो आपको फॉलो कर रही हैं, उनको आप इस फील्ड के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुँच सकती हैं? पहली बात तो कि आजकल की जो न्यू कमर हैं वो सबसे पहले शॉर्टकट ढूंढती हैं, शॉर्टकट ढूंढती जो हैं, कि हमने शॉर्टकट नहीं किया। आपने हमने बिल्कुल बहुत किया। मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
और स्टेज जब मैंने शुरू किया तब मुझे डांस का नामो निशान भी नहीं आता था। फिल्म में जब हम करते थे तो तब उस वक्त में हमें जो डांस डायरेक्टर ने बता दिया मैंने सीखा नहीं हुआ। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे लड़कियाँ जो शॉर्टकट में आती हैं और वो लाइक तो करती हैं, फॉलो करती हैं, हमें हमारी हर चीज़ को फॉलो करती हैं, बट वो अंदर दिल के उनके महल होता है। वो अगर दिल से अगर सीनियर की इज्जत करें और चीज़ों पे कम ध्यान दें, अपने काम पे अगर वो फोकस करें तो मेरे ख्याल में उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। बहुत खूब है, बहुत बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा मैम, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर का। आमिर जाकिर साहब है हमारे प्रोड्यूसर, बिल्कुल सामने खड़े हैं आपके। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था ये जब 2 लोग गुजरांवाला में आएंगे तो इनको ज़रूर हमने अपने शो में इनवाइट करना है, और आपने टाइम दिया, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है मैम। और जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, ख़वातीन हज़रात की ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, न जाने किस मोड़ पे ज़िंदगी की शाम हो जाए। ठीक है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुशियाँ बखेरते रहिए। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।